नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और पॉलिटी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित जो जितनी भी जानकारी होंगी, जो भी आपके महत्वपूर्ण जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें जो भी आपका निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बनेगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी, तो इस टॉपिक को से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इस वीडियो के जो है आधार पर आप उनको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, निर्वाचन आयोग। तो अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और इसका उपबंध संविधान में कहाँ, देखिए भाग 15 जो हमारा है, भाग 15 किससे रिलेटेड है, तो ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। देखिए जो वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं, तो उसमें फैक्चुअल नॉलेज आपसे पूछ ली जाती है। जैसे आपसे भाग पूछ लिया जाएगा, आर्टिकल पूछ लिया जाएगा कि निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल कितना है इससे संबंधित, अनुच्छेद 324, और भाग क्या है, 15। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है एक स्थायी संस्था है, ठीक है, स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय। तो स्थायी भी है और स्वतंत्र भी है, स्वतंत्रता भी इसको मिली है। आगे देखेंगे कैसे कैसे ये किन किन मामलों में स्वतंत्र है। और इसका गठन जो है भारत के संविधान के द्वारा, देखिए इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, देखिए जिसका उपबंध हमारे संविधान में लिखा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और जिसका उपबंध हमारे संविधान में नहीं है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो संविधान के द्वारा देश में जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है इसको गठन करने का, तो जो हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, तो जो चुनाव है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से किए जाएं, तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो है निर्वाचन आयोग। आगे बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, देखिए इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है संसद और राज्य विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो है संचालन हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो जब संसद के सदस्यों का चुनाव हो, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो इनके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित करता है वो कौन करता है, निर्वाचन आयोग। और इसकी जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की होती है चुनाव संपन्न कराने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है, किस किस तरीके से इसका गठन होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, चलिए देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। तो इसमें कितने टोटल के मेंबर होते हैं, देखिए एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 अन्य मुख्य आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अलग से होते हैं वो 2 अन्य आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो टोटल कितने संख्या हो गई, 3। अच्छा, बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हाँ, आप इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपको यहाँ से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास जो है समान शक्तियाँ होती हैं। देखिए होता तो ये मुख्य है, लेकिन ये नाम का मुख्य होता है, और बाकी के जो शक्तियाँ होती हैं वो जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो उनको सबको जो है समान शक्तियाँ होती हैं। उनके वेतन भत्ते सभी कुछ समान होता है, और दूसरे अनुलाभ जो भी एक ही समान होते हैं, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, तो इनका वेतन भत्ता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं तो उनके बराबर होता है। बात इनके कार्यकाल की कर लें तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। देखिए नियुक्ति के बाद में ये मैक्सिमम 6 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक है, या इनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई जो है वो 64 की उम्र में निर्वाचन आयोग के मतलब कि पद पर गया, ठीक है, और उसकी एज जैसे ही 65 हो जाएगी तो वहाँ से उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो इस कड़ी में उसका 6 वर्ष नहीं, वो सिर्फ 1 वर्ष तक ही कार्य करेगा अपने पद पर, ठीक है। तो या तो पहले उसकी मतलब कि उसके जो टाइम पीरियड है उसका कार्यकाल है, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए, या उसकी एज जो है 65 हो जाए। तो दोनों में से जो कंडीशन पहले पूरी होगी तो उसी के आधार पर उसका कार्यकाल डिसाइड होगा। आगे बात करें, इन्हें जो है दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब हम लोग बात करें इनको हटाया कैसे जाता है। तो अगर इनको हटाने का कोई मतलब कि किस किस तरीके, तो कोई दुर्व्यवहार इन्होंने किया हो, या फिर ये अक्षम हो, मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो इस आधार पर जो संसद होती है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा, जिसके बाद में राष्ट्रपति जो है इनको इनके पद से हटा देगा। तो हटाने की बात हम लोगों ने देख ली। अच्छा, इसमें कुछ दोष भी हैं। देखिए ये पॉइंट जो है
आपके मेंस में काम करेंगे, ठीक है। जब कभी मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निर्वाचन आयोग के मतलब कि दोष क्या हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आलोचनात्मक वर्णन करिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। तो 2-3 दोष हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि पहला दोष है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई, ठीक है। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो जो है हमारे संविधान में डिसाइड नहीं है कि कौन व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त होगा, तो उसके पद पर पहुंचने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ये बात हमारे संविधान में कहीं पर लिखी नहीं है। दूसरा क्या दोष है कि सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं। देखिए 6 वर्ष और 65 वर्ष जो है वो जो है ये संविधान में ये बात नहीं लिखी, ये संसद के द्वारा तय किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया जो है प्रावधान है, ना कि इसका वर्णन संसद में किया गया। और क्या दोष है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो निर्वाचन आयुक्त होंगे वो सरकार द्वारा दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई। देखिए सेवानिवृत्ति के बाद ये जो है कई पद ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमारे जो जज होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो वो नियुक्ति के बाद में कहीं और अन्य जगह पर पोस्ट नहीं हो सकते, कोई दूसरी नौकरी नहीं, सरकार के द्वारा किसी अन्य पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन इनकी जो है नियुक्ति पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है, इनकी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई। तो ये भी दोष में आप लिख सकते हैं मेंस में। अब हम लोग देखते हैं इनकी शक्ति एवं कार्य। देखिए में जो आपके सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन वो इनकी शक्तियों एवं कार्यों से ही पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बना के। तो जो शक्ति एवं कार्य हैं, जो स्टेटमेंट बनेंगे, जितने भी बनेंगे मोस्टली, मतलब कि मैंने कोशिश करी जितने भी आपके स्टेटमेंट बनने लायक हैं, तो एक एक करके मैंने यहाँ पे पॉइंट के रूप में आपके लिख दिए हैं, तो उन्हीं को मैं आपको समझाऊँगा। तो उम्मीद है कि जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप यहाँ से आसानी से कर लेंगे। तो पहला जो इनका कार्य देखते हैं, संसद के परिसीमन आयोग। संसद का देखिए परिसीमन आयोग होता है। देखिए परिसीमन आयोग में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जो हमारे यहाँ पे सीटें होती हैं, मान लीजिए कि कोई स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट मान लीजिए यूपी है, ठीक है, यूपी है, तो यहाँ पे अभी जो है सीटें कितनी है टोटल, मान लीजिए राज्य विधानमंडल में कितनी है, 403 है समथिंग है, ठीक है। और तो जैसे सीटों का चयन किस तरीके से होता है, जनसंख्या के अनुपात में, जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से ही सीटों का चयन करते हैं। तो ये जो चयन करता है वो कौन करता है, परिसीमन आयोग। तो चयन प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे कि जो हमारे मतगणना होती है, मतगणना नहीं, जनगणना जो होती है, तो उसके हिसाब से जब अगली जनगणना होगी तो जो है जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके बाद में क्या होगी, सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। देखिए लोकसभा में भी बढ़ेगी, राज्यसभा में भी बढ़ेगी और विधानमंडल में, इन सभी जगह जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो संख्या के बाद में जो सीटें बढ़ेंगी तो उनके अधिकार के जो वो सीटें बढ़ेंगी तो उनके लिए जो समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू निर्धारण करने का काम कौन करता है, तो जो सीटें बढ़ेंगी तो उनका निर्धारण कौन करेगा, ये करेगा निर्वाचन आयोग। आगे बात करें कि समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। देखिए अभी क्या है कि जैसे कि किसी की एज अभी 18+ नहीं हुई है, मान लीजिए अंडर 18 है, तो अभी उसका जो है कि वोट नहीं बना है, ठीक है। जब वो 18+ हो जाता है तो उसको वोट जो बनवाना होता है, तो वो कार्य किसका है, निर्वाचन आयोग का। और क्या है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या कार्य हैं उसके। देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है, निर्वाचन आयोग, ठीक। और उन्हें निर्वाचन चिन्ह कौन आवंटित करता है, वो भी निर्वाचन आयोग। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, तो उनके आप लोगों ने चिन्ह देखे हैं, जैसे कि बीजेपी का कमल हो गया, कांग्रेस का हाथ का पंजा और सपा का साइकिल, जो चुनाव चिन्ह है। तो इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, वो करता है निर्वाचन आयोग। आगे बात करें कि चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह भी काम करता है, ठीक है। देखिए अभी एक मुद्दा हाईलाइट में रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना जो है, शिवसेना की पार्टी को लेकर जैसे कि वहाँ पे 2 धड़ हो चुके हैं, 2 धड़े हो चुके हैं। तो उसमें अभी क्या है कि चुनाव चिन्ह को लेकर जो है वहाँ पर विवाद की स्थिति है। तो जो विवाद होगा तो विवाद को सुलझाएगा कौन, न्यायालय की तरफ कौन, न्यायालय की तरह कौन काम करेगा, वो करेगा निर्वाचन आयोग। तो वहाँ पे जो चुनाव चिन्ह से रिलेटेड मुद्दा है वो कहेंगे, जैसे कि एक ही पार्टी, मतलब जो है जो पार्टी थी पूरी शिवसेना, और वो 2 धड़ों में बट चुकी है। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे चुनाव चिन्ह को लेकर जो है विवाद चल रहा है कि किस पार्टी को जो है, किस धड़े को जो है चुनाव चिन्ह जो है शिवसेना का दिया जाए। तो इस तरीके के विवाद को कौन देखता है, चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें कि निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए, देखिए निर्वाचन व्यवस्था जो होती है उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो गया है तो उसकी जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयोग। देखिए और आचार आदर्श संहिता जो होती है उसका निर्माण कौन करता है, निर्वाचन आयोग। आचार संहिता जो होती है कि चुनाव से पहले जो लगाई जाती है कि आप
प्रचार नहीं कर सकते हैं, कोई कृत्य नहीं कर सकते हैं 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले जो भी लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि निर्देश देती है कि हाँ, आप पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रचार नहीं कर सकती है, या आप जो है कि शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या आप शस्त्र लेकर रोड पे नहीं निकल सकते। तो ये जो आदेश दिए जाते हैं तो उनको आदर्श संहिता के अंतर्गत ही दिया जाता है। तो आदर्श संहिता कौन जो है निर्मित करता है, वो करता है निर्वाचन आयोग। आगे बात करें कि संसद सदस्यों की जो निरंतरता से संबंधित मामले होते हैं, ठीक है, तो उन मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। और सेम कंडीशन ये होती है कि अगर विधानमंडल से संबंधित जो है मामले होते हैं तो उसमें राज्यपाल को ये सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मतदान केंद्र लूटना। मतदान केंद्र लूटने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ग्रुप बना के गए, वहाँ पे अंदर गए, उन्होंने वोट डाल दिए जाके, ठीक है, अपनी मन मर्जी से वोट डाल दिए, जो पब्लिक है उसको वोट नहीं डालने दिया और अपनी मन मर्जी से जितने चाहें उसमें वोट डाल दिए। तो मतदान केंद्र लूटने का एक मतलब कि ये एग्जाम्पल हो गया। और क्या होता है कि कहीं पे हिंसा हो गई, ठीक है, चुनाव स्थल पर जहाँ पे वोटिंग हो रही वहाँ पे अगर कोई हिंसा हो गई, ठीक है, या अन्य अनियमितता हो गई, ठीक, तो उसके आधार पर जो वहाँ का चुनाव होता है वो रद्द करने का अधिकार किसको होता है? निर्वाचन आयोग को। और क्या कार्य होता है? देखिए क्या कार्य होता है कि राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, ठीक है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उनको पंजीकरण करने के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग। और क्या है कि निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और राज्य स्तर की पार्टी है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा निर्वाचन आयोग। तो हम लोग जब पॉलिटिकल डायनामिक्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को बनने के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया है और राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। तो मैं ये आपको वहाँ पे आसानी से समझाऊंगा पॉलिटिकल डायनामिक्स वाले चैप्टर में। तो जो हमारा निर्वाचन आयोग का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए। इसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से उन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ निर्वाचन आयोग से उसकी संरचना हो गई, उसके भाग अनुच्छेद सारे के सारे फैक्ट भी देख लिए, साथ साथ में उसके डिटेल भी हम लोगों ने देख ली, चाहे आपका प्री में क्वेश्चन आए चाहे मेंस में आए। अगर आप इतने तथ्यों को याद रखेंगे और उसके कार्यों को, तो आप आसानी से क्वेश्चन को इन पॉइंटों के आधार पर सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। समय समय पर मैं आपको इसी तरीके के वीडियो जो है उपलब्ध कराता रहूँगा। पॉलिटी के जो 24-25 लेक्चर हो चुके हैं तो मैं आपको बताऊँगी, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो है इसी तरीके के मैं और भी सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, इसी तरीके से मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊँगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।